साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में, और ये नाइट सेशन है 9:30 PM, जिसमें बात होती है प्रत्येक दिन 10 के दम का। और आज के 10 के दम में आर्ट्स सेक्शन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आवर होने वाला है। इस क्वेश्चन आवर में हम आर्ट्स से संबंधित 11 क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आपके लिए। बहुत महत्वपूर्ण कुछ 2-4 सवाल जो एग्जाम में पीसीएस लेवल पर पूछे गए हैं, और कुछ जो आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा, आपके दिमाग पर जोड़ देगा और आपके प्रतिभा को, आपकी पढ़ाई को और निखारने का काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 कदम। तो सबसे पहले तो जो चैनल को अभी पहली बार देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें क्लास को, और अपने अपने सभी ग्रुप में निश्चित तौर पर इसको शेयर करें, ताकि ये क्वेश्चन और बड़ा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों के भीड़ में अपनी प्रतिभा का आप आकलन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 कदम, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के कुल 11 महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बार बार हम कहते हैं कि आप एक्यूरेसी पर ध्यान दें, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन बनाएं, जो जानते हैं उसी को, कॉन्सेप्ट को समझ करके हल करें। अंदाज पर या किसी भी अनुमान पर सवाल को हल ना करें। पढ़ने के दौरान एग्जाम में कैसे देना है वो हम हर एग्जाम के पहले आपको बताते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में मैनेजमेंट करना है। वहां का तरीका अलग होता है और तैयारी की तरीका अलग होता है। तो तैयारी के तौर पर हम लोग इसको देख रहे हैं। नंबर से कोई मतलब नहीं है कि 2 नंबर आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है, कोई मतलब नहीं, या 11 में 11 आ रहा है। तो जिनका आ रहा है जैसा भी, उसको एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, कहां से आ रहा है और कहां से नहीं आ रहा है, कहां से गड़बड़ी हो रही, तो गलती को दूर करने का प्रयास करें। इसी के लिए मैं क्वेश्चन आवर आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके 11 क्वेश्चन। पहला इतिहास से सवाल है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है बौद्ध संगीति। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्राचीन काल के इतिहास में बौद्ध धर्म एक बड़ा टॉपिक होता है एग्जाम के लिए, और अलग अलग काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, विकास के लिए संगीति का आयोजन किया जाता था। और उसी में कह रहा है कि तृतीय जो बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था। अश्वघोष ने, महाकश्यप ने, मोगलीपुत्र ने या वसुमित्र ने, किसने किया था तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। तो ध्यान रखना है, हमने कहा कि अलग अलग राजाओं ने इसको संरक्षण दिया बौद्ध धर्म को, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संगीति का आयोजन होता था। संगीति का मतलब सभा या सम्मेलन होता है, जहां सब मिलकर बैठते हैं और बैठ करके इसके विकास के लिए बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या इसमें फॉर्मेट आना चाहिए, क्या चेंजेज आना चाहिए। इसी के लिए सम्मेलन, जैसे आज कॉन्फ्रेंस होता है, उसी तरह से बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग बौद्ध धर्म के लिए संगीति का आयोजन करते थे। तो ये आयोजन 5 संगीतियां की गई थी बौद्ध धर्म के विकास के लिए, और उसमें तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की बात की जा रही है। अश्वघोष ने किया, महाकश्यप ने, मौलिपुत्र ने किया, वसुमित्र ने किया। तो किसने किया था, तो मैक्सिमम लोग जानते हैं। और अच्छा है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने किया था। मोगलीपुत्र जिसका नाम था तीस, तो मोगलीपुत्र 30 ने किया था। इस समय शासक के तौर पर अशोक मौजूद थे, और ये बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। ध्यान रखना कि मोगलीपुत्र 30 ने इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में होने वाले विभाजन को रोकने के लिए अभिधम्म पिटक की रचना किया था। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जबकि अश्वघोष और वसुमित्र चौथे बौद्ध संगीति से संबंधित हैं। चौथे बौद्ध संगीति को अध्यक्षता किया वसुमित्र ने, और उसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ध्यान रखना, ये कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, और उस समय शासक थे कनिष्क। तो ये ध्यान रखना है, जो कि महाकश्यप पहले बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किया, तो जो अजात शत्रु के समय हुआ था। और ये पहला बौद्ध संगीति था जो राजगीर या ग्रीव्रज, जिसको राजगीर कहते हैं आज के सेंस में, वहां पर आयोजन हुआ था। तो चारों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखना है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता का श्रेय मोगलीपुत्र को जाता है। आगे चले तो दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। हम जानते हैं कि जेम्स प्रथम के दूत बनकर आए थे सर टॉमस रो, और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए और उनका प्रस्ताव रखा, जो भी राजदूत के रूप में उनको संदेश देना था वो दिया। तो कहा जा रहा है कि वो जो आए तो राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में कितने दिनों तक रहा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, कितने वर्ष। तो ध्यान रखना है कि
सर टॉमस रो 4 वर्ष तक जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में रहे। आपको ध्यान होना चाहिए कि 1615 में सर टॉमस रो आए थे जहांगीर के दरबार में, और रहा इन्होंने 16 से 1618 तक, तो 15 से लेकर 18 तक 4 वर्ष तक जहांगीर के दरबार में एज ए राजदूत इन्होंने निवास किया, और यहां पर जो चीजें थी उसको देखा और अंग्रेज के साथ संबंधों को जोड़ने का प्रयास किया। तो ध्यान रखना है कि आंसर जो होगा वो 4 वर्ष होगा। आगे चलें तो कह रहा है तीसरा सवाल कि आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की मांग किस वर्ष हुई थी, कि पाकिस्तान एक देश, अलग देश होना चाहिए, स्वतंत्र देश होना चाहिए। इसकी आधिकारिक मांग पहली बार किस समय किया गया था, किस वर्ष किया गया था? 1941 में, 1942 में, 1940 में या 1906 में? कब ऐसा अवधारणा या आधिकारिक रूप से, अवधारणा तो पहले से आ रहा था, लेकिन आधिकारिक रूप से एक औपचारिक घोषणा की गई कि पाकिस्तान एक अलग देश होगा और इसके लिए अलग से व्यवस्था किया जाए, ये कब हुआ? 41, 42, 40 या 1906? तो जो पढ़े होंगे उनको ध्यान होगा कि ये पहली बार आधिकारिक रूप से घोषणा पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में किया गया 1940 में। और 1940 में जो ये प्रस्ताव आया था, ध्यान रखना है कि ये लाहौर अधिवेशन में 22 मार्च 1940 को ये प्रस्ताव पास किया गया। किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ही ये पहली बार आधिकारिक रूप से घोषणा कर दिया गया पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में कि पाकिस्तान भारत के साथ न रह करके एक स्वतंत्र देश के रूप में आगे जाएगा। और ये मुस्लिम लीग के द्वारा आधिकारिक घोषणा 1940 में 22 मार्च को किया गया था। तो ये ध्यान रखना है। तीसरा का सी। चौथा सवाल देखें तो एक पॉलिटी से सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देश की भाषा है। संविधान में बहुत तरह के भाषाओं को जगह दिया गया है। भाषाओं की बात करते हैं तो बहुत सारे भाषा हैं और भाषा को छोटे छोटे रूप में, बोलियों के रूप में देखा जाता है। लेकिन देश स्तर पर संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषाओं को जगह दिया गया है। और 22 भाषा में कहा जा रहा है कि ये 4 भाषा जो यहां लिखा गया है, इसमें कौन उस 22 भाषा में शामिल नहीं है? संस्कृत शामिल नहीं है, सिंधी शामिल नहीं है, कि अंग्रेजी शामिल नहीं, कि नेपाली शामिल नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और इसमें 22 भाषा को हमने कहा जगह दिया गया संविधान में, जिसमें संस्कृत भी है, सिंधी भी है, नेपाली भी है, लेकिन अंग्रेजी को संविधान में भाषा के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। तो ये ध्यान रखना है कि 22 भाषाओं में अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया, जबकि ये तीनों इन 22 भाषाओं में शामिल है। आगे चलें तो 5वां सवाल, निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अमेरिका का, ब्रिटेन का, पाकिस्तान का, भारत का। एक ऐसा संविधान जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपको पढ़ने के लिए एक जगह संविधान नहीं मिलेगा। तो ऐसा कौन सा देश है जिसका लिखित या रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? तो अमेरिका का, ब्रिटेन का, पाकिस्तान का या भारत का? तो ध्यान रखना है कि अलिखित संविधान के रूप में ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन मतलब यूनाइटेड किंगडम, इसमें ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को शामिल किया जाता है, जहां पर नियम कानून हैं, कुछ संविधान बने हुए हैं जिसके द्वारा देश को चलाया जाता है, लेकिन उसका कोई लिखित कन्फाइंड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि एक जगह एकत्रित करके एक पुस्तक के रूप में आप उसको पढ़ सकें। जबकि भारत, पाकिस्तान, अमेरिका का रिटन संविधान है जिसको एक डॉक्यूमेंटेशन करके एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कन्फाइंड संविधान का निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखना है कि भारत का लिखित संविधान है, पाकिस्तान का लिखित संविधान है, अमेरिका का लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन का रिटेन कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चले तो कह रहा है बिहार विधान परिषद में कुल कितने सीट हैं? तो बिहार विधान परिषद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। तो विधान परिषद और विधानसभा, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है, सही राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो उसमें कह रहा है कि बिहार विधानसभा जो है, विधान परिषद जो है, उसमें कुल कितने सीट हैं? 243, 61, 80, 75 कितने सीट हैं?
लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में बिहार के, तो आंसर जो है ये 75 है। ध्यान रखना है कि बिहार विधान परिषद या कोई भी राज्य का विधान परिषद राज्य का उच्च सदन होता और अस्थायी सदन होता है, वो कभी भी भंग नहीं होता। और इसके जो सीट होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो अप्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचित होते हैं, जबकि विधान सभा जो होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव से, जैसे अभी बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा और बिहार विधानसभा में 243 सीट है, तो यहां पर चुने जाते हैं जनता के द्वारा, जबकि यहां जो 75 सीट का चुनाव होता है विधान परिषद का, वो जनता नहीं चुनती है, वो विधायक सब मिलकर चुनते हैं। तो ये ध्यान रखना है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जो 75 सीट का है, और जबकि जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है वो 243 सीट पर अभी इलेक्शन चल रहा। तो ये ध्यान रखना, जबकि ध्यान रखना है कि बिहार विधान परिषद जैसा विधान परिषद देश के कुल 6 राज्यों में, 6 राज्यों के अलावा किसी में विधान परिषद नहीं है, जिसमें बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद और विधानसभा की व्यवस्था है। बाकी सभी राज्यों में सिर्फ विधानसभा होता है, विधान परिषद नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि बिहार में विधानसभा की पूछेगा तो 243 सीट, और परिषद यहां पूछा गया है तो 75 सीट। आगे चलें तो ज्योग्राफी से एक सवाल है 7वां कि सिंकोना किस वन का पौधा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सिंकोना बार बार सैकड़ों बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना है। तो सिंकोना एक पौधा किस वन में पाया जाता है? वन है सदाबहार वन, पतझड़ वन, कटीला वन या डेल्टाई वन। तो पौधे को बहुत ध्यान रखना है, जो भी आपको ज्योग्राफी में पौधा बताया जाए इंपॉर्टेंटली कि इस वन का ये पौधा, उसको जरूर याद रखें, बार बार पूछा जाएगा। और सिंकोना के लिए पूछा गया और पढ़ना है, इसलिए पूछता है सिंकोना कि सिंकोना एक ऐसा पौधा है जिसके छाल से कुनैन प्राप्त होता है, और ये कुनैन मलेरिया के दवा में इस्तेमाल होता है। और इसीलिए एग्जाम में पूछता है कि मच्छर काटने से जो मलेरिया होता है उसकी दवा इस कुनैन से बनती है, और कुनैन सिंकोना के छाल से प्राप्त होता है। तो सिंकोना किस वन में है? तो सिंकोना सदाबहार वन का एक बड़ा पौधा है। तो ध्यान रखना, सदाबहार वन हम पढ़ते हैं कि वहां पर जहां वर्षा अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, गर्म क्षेत्र होगा, वहीं पर बड़े बड़े लंबे वृक्ष पाए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, सिंकोना इसी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक विशेष पौधा है। आगे चलें तो 8वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है, कहता है कि एक ही तापमान वाले स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है आइसोबार, आइसोहाइट्स, आइसोहेलाइन, आइसोथर्म। तो ये बार बार पूछेगा चारों टर्म। अभी पिछले बार भी बिहार दरोगा में पूछा गया था और बार बार पूछेगा। तो होता क्या है कि मानचित्र ले ऐसे, तो मानचित्र ऐसे भारत का है, और मानचित्र में जब वेदर रिपोर्ट आता है, मौसम का समाचार आता है, तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान बताया जाता है कि कहां का कितना है। तो मान लेते कि 3 जगह पता चला कि यहां पर अहमदाबाद, यहां मान लेते हैं कि इंदौर है, यहां पटना है, और तीनों का टेम्परेचर समान है, और मानचित्र पर इन तीनों जगह को ऐसे रेखा से खींच दें तो ये रेखा क्या कहलाएगी? यही पूछ रहा है कि मानचित्र पर समान तापमान वाले को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती? तो यहां भी मान लिया 25 डिग्री है, यहां भी 25 डिग्री है, यहां पे ये अहमदाबाद है, ये इंदौर है, ये पटना है, तो तीनों जगह 25 ही डिग्री टेम्परेचर है। और इसको अगर रेखा खींचे ऐसे तो ये रेखा क्या कहलाएगी? आइसोबार कहलाएगी, आइसोहाइट्स कहलाएगी, आइसोहेलाइन कहलाएगी, आइसोथर्म कहलाएगी। तो टेम्परेचर से रिलेटेड है, और टेम्परेचर के लिए थर्म वर्ड आता है, और थर्म से इसको आइसोथर्म कहा जाता है। हमने कहा था वर्ड कि आइसो जहां आ जाए उसका मतलब समान समझना है, और थर्म मतलब टेम्परेचर। तो जिसका जिसका समान टेम्परेचर वो आइसोथर्म है। लेकिन अगर दाब समान होता तो आइसोबार कहलाता, तो समदाब रेखा कहते। ये समताप रेखा है। और अगर समान वर्षा सूचित करता कि यहां वर्षा जितना हुआ उतना वर्षा यहां हुआ, उतना वर्षा यहां भी हुआ, तो उसको आइसोहाइट कहा जाएगा। जबकि अगर समुद्र में अलग अलग जगह पर नमक की मात्रा बराबर मिले और उसको रेखा से खींचें तो इसको आइसोहेलाइन कहेंगे, जिसको समलवन रेखा कहा जाता है। तो ये समदाब रेखा, ये सम वर्षा रेखा, ये समलवन रेखा, और ये समताप रेखा। तो समताप रेखा तापमान पूछा है, तो आंसर जो होगा आपका क्या होगा? डी होगा। तो 8वां का आंसर डी। 9वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे।
तो पूरी तरह से तैयार रहें, एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से जोड़कर पढ़ें, रटने का प्रयास न करें। आगे चले तो 9वां करा कि इनमें से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक सागर में नहीं बहती है? इनमें से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक सागर में नहीं बहती है? पहला है गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा की धारा, पेरू की धारा, ब्राजील की धारा। 4 जलधारा दिया गया, वाटर कैरेट, और पूछ रहा है कि इसमें से कौन अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो अटलांटिक को देखें तो ऐसे ये उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका के बगल में ऐसे नीचे दक्षिण अमेरिका, यहां पर अफ्रीका है ऐसे, और यहां पर यूरोप है, इस प्रकार से ये लगभग विषुवत रेखा है ऐसे। तो ध्यान रखना है। और यही जो बीच में है यही अटलांटिक महासागर है, ये ध्यान रखना, ये अटलांटिक महासागर। अब यहां पर 4 है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा यहां बहती है ऐसे, फ्लोरिडा की जलधारा भी आगे जाकर के फ्लोरिडा कहलाती है। तो आएंगे उत्तर अटलांटिक, इधर कनारी की जलधारा, इधर आ जाएंगे तो इधर नीचे फिर कई जलधारा इधर मिलेंगे, तो इधर ब्राजील है ऐसे, और ब्राजील के तट के सहारे बहने वाली ब्राजील की धारा। तो गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा और ब्राजील ये तीनों किसमें है? अटलांटिक महासागर में। जबकि यहां पर पेरू है, और पेरू में जलधारा ऐसे बहती है, और ये जो पार्ट है ये प्रशांत महासागर का पार्ट है। तो प्रशांत महासागर में पेरू की ठंडी जलधारा बहती है, जबकि ये तीनों गर्म जलधारा। तो ध्यान रखना है कि इसमें जो बह रहा है अटलांटिक महासागर में, तो ये अटलांटिक में है, ये अटलांटिक में है, ब्राजील की धारा भी अटलांटिक में है। लेकिन पेरू की जलधारा, पेरू दक्षिण अमेरिका का देश है, और ऐसे ये बहता है, तो पेरू के बगल से जो बह रहा है इधर ये क्या है? प्रशांत महासागर में। तो अटलांटिक महासागर में नहीं है, तो किसमें है? प्रशांत महासागर में। कौन? पेरू की जलधारा। तो सबको याद रखना, पढ़ना होता है। इधर गल्फ स्ट्रीम की, फ्लोरिडा की, ऐसे चल के आ रहा है, इधर ब्राजील की, और ये हो गया पेरू की। तो ये सब महासागरीय जलधारा की बात है जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। आगे चले तो 10वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा है कि जनसंख्या घनत्व का सूचक है। पॉपुलेशन डेंसिटी डेमोग्राफी में पढ़ना होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसको कहते हैं, ये पूछ रहा। कह रहा है पूंजी भूमि अनुपात को, भूमि उत्पादन अनुपात को, भूमि श्रम अनुपात को, या जनसंख्या भूमि अनुपात को, किसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा जाता है। तो पहले तो पॉपुलेशन को समझना होता है कि पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या कहते किसको। हम लोग सुनते हैं कि भारत की जनसंख्या इतनी हो गई, बिहार की जनसंख्या इतनी हो गई, बहुत तेजी से बढ़ रही। तो जनसंख्या का मतलब क्या? तो सिंपल कहते हैं कि किसी निश्चित भूभाग में एक निश्चित समय में लोगों की या किसी भी चीज की, एक चीज की, कोई सभी की नहीं, एक चीज की। जैसे मानव की बात करें तो मानव की जनसंख्या, गाय की बात करें तो गाय की जनसंख्या, पेड़ पौधे की बात करें तो पेड़ पौधे की जनसंख्या। तो जिसको लेंगे उसको लेना होगा। तो कहा जाता है कि निश्चित भूभाग में एक निश्चित समय में मानव की या मनुष्यों की जो संख्या होती है वो मानव की जनसंख्या कहलाती है। और ये डेंसिटी जो है कि अगर भारत में ले रहे हैं तो भारत में हमने कहा कि जैसे जनसंख्या का जो निर्धारण है वो जनसंख्या का निर्धारण किसके आधार पर? तो भारत की जनसंख्या की बात होती है और एक वर्ष की बात होती है। जैसे हम लोग कहते हैं 2011 का जनगणना, अगला जो होगा 2021 का जनगणना होने वाला है। तो 2021 की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। और इस क्षेत्र में जितने भी मानव रह रहे हैं इसको अगर अनुपात निकाल दिया जाए तो भारत की जनसंख्या निकल जाएगा 2021 में। तो होगा क्या? तो टोटल क्षेत्रफल और बटा जनसंख्या को अगर भाग दे दिया जाए तो ये मिल जाएगा क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी की कितना क्षेत्रफल में। चूंकि डेंसिटी जो होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है कि एक वर्ग किलोमीटर एरिया में कितना लोग रह रहे हैं, वही उसकी जनसंख्या घनत्व है। तो जितना जनसंख्या है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल अनुपात, जनसंख्या ऊपर रखेंगे और क्षेत्रफल नीचे रखेंगे। तो जनसंख्या का और क्षेत्रफल का अनुपात ले लेंगे तो ये जनसंख्या घनत्व बता देगा। और इस मामले में सबसे ज्यादा घनत्व बिहार का है पूरे भारत में, और इवन की पूरे वर्ल्ड की बात आप कर सकते हैं। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्षेत्रफल छोटा है। और आपको पता होगा कि बिहार जनसंख्या लगभग 12 करोड़ पार कर चुकी है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत छोटा सा राज्य है। और इस रूप में जनसंख्या और क्षेत्रफल को लेते हैं तो बिहार की जनसंख्या घनत्व देश में सबसे अधिक हो जाती है।
तो ये ध्यान रखना है, मतलब जनसंख्या और भूमि का अनुपात जो होता है वो क्या है, जनसंख्या घनत्व है। तो आंसर क्या होगा, जनसंख्या भूमि का अनुपात। लास्ट सवाल आज के 10 कदम का। तो आज के 10 कदम का लास्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, सैकड़ों बार पूछा गया एग्जाम में, कॉन्सेप्चुअली समझना। इकोनॉमिक्स का एक सवाल है, कह रहा है कि बैंक दर किस ब्याज दर को कहा जाता है, या बैंक दर किस ब्याज दर को दर्शाता है। बैंक दर, इसको कहते हैं बैंक रेट। तो बैंक दर क्या है ये पूछा गया, बार बार पूछेगा। पहला ऑप्शन है कि जिस पर जनता वाणिज्यिक बैंक से उधार लेती है, जिस पर जनता वाणिज्यिक बैंक से उधार लेती है, पहला। दूसरा, जिस पर जनता आरबीआई से उधार लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तीसरा है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेती है, तीसरा ऑप्शन। चौथा, जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से उधार लेती है। तो कोई भी उधार लेने पर ही ब्याज चलता है, कोई भी उधार लेगा तभी उसको ब्याज देना होगा। आप बैंक से लोन लिए तो बैंक आपसे ब्याज लेगी, किसी साहूकार से आप ले लिए तो साहूकार आपसे ब्याज लेगा, आरबीआई से ले लिए तो आरबीआई ब्याज लेगा। तो जैसे ही आप उधार लिए तो आपके उधारी पर ब्याज चलता है, इंटरेस्ट, वो रेट अलग अलग होता है। अब वो रेट किसके लिए कौन है, तो यहां पर जो पूछा गया ब्याज का, वो ब्याज यहां बैंक रेट कहला रहा है। तो कौन ब्याज बैंक रेट है, तो बैंक रेट जो सिंपल समझना है, जो बैंकों को ब्याज देना पड़े, बैंकों को ब्याज देना पड़े, वही बैंक दर है। ये ध्यान रखना, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, कि वह ब्याज जो बैंक देता है। तो बैंक देगा ब्याज, हम लेंगे कर्ज, तो बैंक हमको नहीं देगा ब्याज, हम ब्याज देंगे बैंक को। तो समझना क्या है कि बैंक जो ब्याज देता है वही बैंक रेट कहलाता है। अब पहला प्रश्न हो गया कि बैंक उधार लेगा तभी उसको ब्याज देना होगा, तो उधार लेगा किससे, तो बैंक जो होता है वो नॉर्मली वाणिज्यिक बैंक की बात आती है, जो व्यापार कर रहा है। जितने भी बैंक आपके आसपास है सब कमर्शियल बैंक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वो कमर्शियल बैंक है। और जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको जरूरत पड़ता है पैसा लेने का, तो आरबीआई से पैसा लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई जनता लोन नहीं ले सकती। आप चाहें कि आरबीआई से हम लोन ले लें, आरबीआई लोन नहीं देती, हो ग्राहक का काम नहीं करता, वो बैंक के लिए काम करती है। तो आरबीआई से जब भी उधार लेगा तो कोई बैंक लेगा, और जैसे ही आरबीआई से उधार लिया बैंक, तो बैंक को ब्याज देना पड़ेगा, किसको, आरबीआई को। तो जो बैंक उधार ले आरबीआई से और उसके बदले जो बैंक को ब्याज देना पड़े आरबीआई को, वही क्या है, बैंक दर है। तो कौन आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा, सी। जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेती है वही ब्याज बैंक दर कहलाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है, रटना नहीं है, समझना है। समझेंगे याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, रटेंगे प्रेशर होगा, दिमाग में दबाव पड़ेगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो यही था आज के 10 कदम, इसको याद रखें और इसी प्रारूप पर अपनी तैयारी को अंजाम दें, और तैयारी को 0 लेवल से एडवांस लेवल, पीसी लेवल तक, कमीशन के लेवल तक ले जाएं। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि, हैव ए गुड नाइट। जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। बोलिए एक बार सब मिलकर, जय हो मैया की। थैंक यू।